कहानी द काइट मेकर। एक प्राचीन बरगद जो एक प्रत्यक्त मस्जिद की दरारों से उगाया था। गली में एक मात्र पेड़ था जिसे गली रामनाथ के नाम से जाना जाता था और छोटे अली की पतंग उसकी शाखाओं में फंस गई थी। वह लड़का नंगे पांव और केवल फटी हुई कमीज पहने संकरी गली के पत्थरों पर दौड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके दादा अपने पीछे के आंगन की धूप में अब सपने में सिर हिलाते हुए बैठे थे। दादाजी, लड़का चिल्लाया, मेरी पतंग चली गई। बूढ़ा आदमी झटके के साथ अपने सपने से जागा और अपना सिर उठाकर दाढ़ी दिखाई जो सफ़ेद होती यदि उसने इसे मेहंदी की पत्तियों से लाल न रंगा होता। क्या डोर टूट गई? उसने पूछा, जानते हुए कि पतंग की डोर वैसी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। नहीं दादाजी, पतंग बरगद के पेड़ में फंसी हुई है। बूढ़े ने चुटकी ली। तुम्हें अभी पतंग उड़ाना ठीक से सीखना है मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें सिखाने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ, यह अफसोस की बात है। लेकिन आपके पास दूसरी होगी ना। उसने अभी अभी बांस के कागज़ और पतले रेशम से एक नई पतंग बनाना समाप्त किया था और यह सूखने के लिए धूप में पड़ी है। यह एक हल्की गुलाबी रंग की पतंग थी जिसकी एक छोटी हरी पूंछ थी। बूढ़े आदमी ने उसे अली को सौंप दिया और लड़के ने अपने पैरों की उंगलियों पर खुद को उठाया और अपने दादा के खोखले गाल को चूमा। मैं ऐसे नहीं खोऊंगा, उसने कहा। यह पतंग चिड़िया की तरह आकाश में उड़ेगी। और वह अपनी एड़ी पर मुड़ा और आंगन से बाहर चला गया। बूढ़ा आदमी धूप में बैठा सपने देखता रहा। उनकी पतंग की दुकान समाप्त हो गई थी। परिसर लंबे समय से एक कबाड़ डीलर को बेच दिया गया था, लेकिन उसने फिर भी अपने मनोरंजन के लिए और अपने पोते अली के फ़ायदे के लिए वह अब भी पतंग बनाता था। इन दोनों बहुत अधिक लोग पतंग नहीं खरीदते थे। वयस्कों ने इनका तिरस्कार कर दिया और बच्चे अपना पैसा सिनेमा में खर्च करना पसंद करते थे। इसके अलावा पतंग उड़ाने के लिए ज़्यादा खुली जगह नहीं बची थी। पुराने किले की दीवारों से लेकर नदी के किनारे तक फैले खुले घास के मैदान को शहर ने निकल लिया था। किंतु बूढ़े आदमी को वह समय याद आता है जब बड़े आदमी पतंग उड़ाते थे और बड़ी बड़ी पेच लड़े जाते थे। पतंगें आकाश में डोलती में झपटती और एक दूसरे से तब तक उलझी रहती जब तक कि एक डोरा अलग ना हो जाए। पराजित लेकिन मुक्त पतंग नीले अज्ञात में गायब हो जाती थी। सट्टेबाजी एक अच्छा सौदा था और पैसे अक्सर हाथ बदलते थे। पतंग उड़ाना तब राजाओं का खेल था और बूढ़े को याद आता था कि कैसे नवाब खुद इस अच्छे खेल में भाग लेने के लिए अपने अनुचर के साथ नदी किनारे उतरेंगे। यह वह समय था तब खाली समय सुंदर नाचती हुई कागज की पट्टी अर्थात पतंग के साथ बिताया जाता था। अब हर कोई को जल्दी है। आशा की गर्मी में और पतंग के देवा स्वप्न जैसी नाजुक चीज़ें पैरों के नीचे रौंद दी गई हैं। महमूद पतंग बनाने वाला अपने जीवन के शुरुआती दिनों में पूरे शहर में प्रसिद्ध था। उसकी कुछ बड़ी पतंगें एक बार 3 या 4 रुपए में बिकती थीं। नवाब के अनुरोध पर उन्होंने एक बार बहुत ही खास तरह की पतंग बनाई थी जो क्षेत्र में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इसमें पतले बांस के फ्रेम पर अनुगामी छोटे बहुत हल्के पेपर डिस्क की श्रृंखला शामिल थी। प्रत्येक डिस्क के अंत में उसने घास की एक टहनी तय की जिससे दोनों तरफ संतुलन बना रहे। सबसे प्रमुख डिस्क की सतह थोड़ी उत्तल थी और उस पर एक शानदार चेहरा चित्रित किया गया था जिसमें 2 आंखें छोटे दर्पण से बनी थीं। सिर से पूंछ तक आकार में घटते डिस्क ने एक लहरदार रूप धारण कर लिया और पतंग को रेंगने वाले सर्प का रूप दे दिया। इस बोझिल उपकरण को जमीन से उठाने के लिए बहुत कौशल की आवश्यकता थी और केवल महमूद ही इसे प्रबंधित कर सकता था। महमूद द्वारा बनाई गई ड्रैगन पतंग के बारे में सभी ने सुना था और यह बात चारों ओर फैल गई कि इसमें अलौकिक शक्तियां हैं। नवाब की उपस्थिति में इसका पहला सार्वजनिक शुभारंभ देखने के लिए बड़ी भीड़ खुले में इकट्ठी हो गई। पहले प्रयास में उसने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। डिस्क ने एक वादी विरोध की आवाज़ की और सूरज छोटे दर्पणों में फंस गया जिससे पतंग एक जीवित शिकायत करने वाली प्राणी बन गई। फिर आवाज़ सही दिशा से आई और ड्रैगन काइट आकाश में उड़ गई। अपने रास्ते को ऊंचे और ऊंचे घुमाते हुए सूरज अभी भी अपनी शैतानी आंखों से चमक रहा था और जब यह बहुत ऊपर चली गई तो यह डोरी पर जमकर खिंचा और महमूद के छोटे बेटे को रील के साथ उसकी मदद करनी पड़ी। फिर भी पतंग खींची, आज़ाद होने की ठान ली, ढीली हो गई, अपनी ज़िंदगी जीने की ठान ली और आखिरकार ऐसा ही हुआ। डोरी टूट गई, पतंग सूरज की ओर उछल पड़ी, स्वर्ग की ओर तब तक उड़ती रही जब तक कि वह देखने के लिए खो ना गई है। यह फिर कभी नहीं मिली और महमूद को बाद में यह आश्चर्य हुआ कि क्या उसने पतंग के रूप में इतनी स्पष्ट और जीवित वस्तु बनाई थी। उसने इसके जैसा दूसरा नहीं बनाया। इसके बजाय उन्होंने नवाब को एक संगीतमय पतंग भेंट की जो हवा में उठने पर वायलिन की तरह आवाज़ करती थी। हाँ, वे अधिक इत्मीनान से अधिक विस्तृत दिन थे, लेकिन नवाब की मृत्यु वर्षों पहले हो गई थी
और उसके वंशज लगभग उतने ही गरीब थे जितना स्वयं महमूद। एक समय कवियों के समान पतंग बनाने वालों के भी संरक्षक होते थे, लेकिन महमूद को कोई नहीं जानता था, सिर्फ इसलिए गली में बहुत सारे लोग थे और वे अपने पड़ोसियों से परेशान नहीं हो सकते थे। जब महमूद युवा था और बीमार पड़ गया था तो मोहल्ले के सभी लोग उसका स्वास्थ्य पूछने आए थे, लेकिन अब जब उसके दिन करीब आ रहे थे कोई भी उसके पास नहीं गया। उनके ज़्यादातर पुराने दोस्त मर चुके थे और उनके बेटे बड़े हो गए थे। उनमें से एक स्थानीय गैरेज में काम कर रहा था और दूसरा जो विभाजन के समय पाकिस्तान में रह गया था, अपने रिश्तेदारों के साथ वहीं फिर वह जुड़ नहीं पाया। जो बच्चे उससे 10 वर्ष पहले पतंग खरीदते थे अब प्रौढ़ व्यक्ति हो गए हैं और अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास उस बूढ़े आदमी तथा उसकी बातें याद करने का समय नहीं है। इस तेजी से बदलते हुए प्रतियोगिता वाले संसार में बड़े होकर उन्होंने उस पतंग वाले को उतने ही उदासीनता से देखा जितना वे बरगद के पेड़ को उदासीनता से देखते थे। महमूद और बरगद ऐसी स्थायी वस्तु हो गई थी जो इनके इर्द गिर्द रहने वाले आम लोगों के लिए लाभ अथवा संबंध की वस्तुएं नहीं थी। अब लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे अपनी समस्याओं और योजनाओं पर विचार करने के लिए इकट्ठे नहीं होते थे। केवल गर्मियों में कुछ व्यक्ति धूप से बचने के लिए उसके नीचे बैठ जाते थे। लेकिन एक लड़का था, उसका पोता। यह अच्छा था कि उसका पुत्र निकट ही काम करता था और वह तथा उसकी पुत्र वधू महमूद के घर में ही रहते थे। यह बूढ़े आदमी के दिल को खुश करता था कि वह छोटे लड़कों को सर्दियों की धूप में खेलते हुए देख रहा था। उसकी आंखों के नीचे एक युवा और सुपोषित पौधे की तरह हर दिन नए पत्ते उग रहे थे। वृक्षों और मनुष्यों के बीच बहुत कुछ संबंध है। वे एक ही रफ्तार से बढ़ते हैं यदि उन्हें हानि न पहुंचाई जाए, भूखा न रखा जाए या काटा न जाए। अपनी युवावस्था में वे बड़े आकर्षक प्राणी होते हैं और बुढ़ापे में वे थोड़ा सा झुके हुए। वे याद रखते हैं, वे अपनी कठोर लेकिन आसानी से टूटने वाली भुजाएं धूप में फैलाते हैं और दुख भरी सांस के साथ अपनी अंतिम पत्तियां गिराते हैं अर्थात मर जाते हैं। महमूद बरगद की तरह था। उसके हाथ पुराने पेड़ की जड़ों की तरह सिकुड़े और मुड़े हुए थे। अली आंगन के अंत में लगाए हुए युवा छुई मुई के पौधों की तरह था। 2 साल में वह और पेड़ दोनों अपनी शुरुआती युवावस्था की ताकत और आत्मविश्वास को हासिल कर लेंगे। गली में आवाज़ें और धीमी हो गई और महमूद को आश्चर्य हुआ कि क्या वह सोने वाला और स्वप्न देखने वाला था, जैसा कि वह बहुधा सुंदर शक्तिशाली पतंग का स्वप्न देखा करता था, जो हिंदुओं के महान सफ़ेद पक्षी गण से मिलती जुलती होती थी, जो भगवान विष्णु की प्रसिद्ध सवारी है। वह छोटे अली के लिए एक अद्भुत नई पतंग बनाना चाहता है। उसके पास लड़कियों को छोड़ने के लिए और कुछ नहीं था। उसने दूर से अली की आवाज़ सुनी, लेकिन यह नहीं पता था कि लड़का उसे बुला रहा है। आवाज़ बहुत दूर से आती मालूम पड़ रही थी। अली आंगन के दरवाजे पर था। यह पूछ रहा था कि क्या उसकी माँ अभी तक बाजार से लौटी। जब महमूद ने कोई जवाब नहीं दिया तो लड़का अपना सवाल दोहराते हुए आगे आया। सूरज की रोशनी बूढ़े आदमी के सिर पर तिरछी पड़ रही थी और एक छोटी सफ़ेद तितली उसकी बहती हुई दाढ़ी पर बैठ गई थी। महमूद चुप था और जब अली ने अपना छोटा भूरा हाथ बूढ़े के कंधे पर रखा तो उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लड़के ने एक फीकी आवाज़ सुनी, जैसे उसकी जेब में कंचे रगड़े जा रहे हों। अचानक डरा हुआ अली मुड़ा और दरवाजे की ओर चला गया और फिर अपनी माँ के लिए चिल्लाते हुए सड़क पर दौड़ गया। तितली ने बूढ़े आदमी की दाढ़ी को छोड़ दिया और छुई मुई के पेड़ के पास उड़ गई और अचानक हवा के झोंके ने फटी हुई पतंग को पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर संघर्षरत शहर से बहुत दूर अंधे नीले आकाश में ले गई।